नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम के संबंध में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का बीमा तो हमने ले लिया है, उसके पैसे भी हम लोग कटवा रहे हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर परिवारजनों ने जो पहले बीमा लिया था, ज़रूरत पड़ने पर उस बीमा का हम क्लेम ना तो ले पाते हैं, ना हमें तरीका पता होता है और ना ही कभी उस क्लेम के सबमिशन के बाद भी पैसा आ पाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी क्लेम प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक कुछ काम की जानकारी पहुंचा पाए जो शायद आपके किसी काम आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस स्कीम में या इस तरीके को हम अलग-अलग 7 या 8 स्टेप्स के माध्यम से समझेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप्स है कि ये कि क्लेम कब और कैसे लेना होता है। यानी कि जब बीमित सदस्य का मतलब है कि जो पर्सन जिसके नाम से हमने बीमा कर रखा है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर-अंदर जो संबंधित बैंक है, यानी कि जिस बैंक के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिस बैंक के साथ आपने बीमा लगा रखा हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, तो वहाँ से आपको संपर्क करना है और संपर्क करने के तुरंत बाद क्लेम कम डिस्चार्ज फॉर्म एक होता है जो आपको वहाँ से कलेक्ट करना है और उसको भर के आपको 30 दिनों के भीतर-भीतर सबमिट करना है। ये जो नॉमिनी है, नाबालिग है, तो उसका एक अपॉइंटी क्लेम फॉर्म अलग से आपको लेना होता है। और यदि नॉमिनी है ही नहीं, क्योंकि कई बार केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया या आपको किसी ने बताया नहीं और आपने क्लेम एप्लीकेशन सबमिट करते समय नॉमिनी डाला ही नहीं था। तो यदि ऐसा कोई केस होता है, तो फिर कानूनी वारिस या फिर कोर्ट की तरफ से जो कानूनन वारिसान बनता है, उसके माध्यम से आप ये क्लेम कर सकते हो। दूसरा अगर स्टेप हम देखें तो 30 दिनों के अंदर जो मृत्यु होने का जो स्पेशल इन्होंने नियम लगाया हुआ है, वो ये कहता है कि अगर बीमे के अंदर नए जुड़ने या दोबारा जुड़ने के 30 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो सामान्यतः मृत्यु का कोई क्लेम नहीं दिया जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन ने 1 जनवरी को ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपना पैसा कटवाया या वो इस स्कीम के साथ जुड़ा और अगले 30 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे किसी भी केस में जो क्लेम की राशि है, वो भुगतान नहीं की जाती है। लेकिन अगर मृत्यु दुर्घटनावश होती है, तो ये क्लेम की जो राशि है, भले ही वो 30 दिनों के अंदर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हुई हो, तो उन केसेस में भी इस क्लेम की राशि का भुगतान किया जाता है और उसके लिए वही तरीका है कि आपको डेथ होने के डेट से अगले 30 दिनों के अंदर अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जानकारी देनी होती है। अब तीसरा स्टेप हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो ज़रूरी होते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक ऑफिस हो। तो वहाँ पे आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। जिसकी डेथ हुई है उसके नॉमिनी की डिटेल्स आपको सबमिट करनी होती हैं, उसका आधार कार्ड आप दे सकते हैं, उसका पैन कार्ड दे सकते हैं और जो केवाईसी के अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्लेम कर रहा है एज़ एन नॉमिनी जो क्लेम कर रहा है, वो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट दे सकता है। पासबुक की पहले 2 पेज की कॉपी दे सकते हो। सामान्यतः पासबुक की जो पहले 2 पेज होते हैं, उसके अंदर आपका नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, एड्रेस होता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, आईएफएससी कोड होता है या फिर आप अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है या फिर आपके पास पासबुक अवेलेबल नहीं है, तो आप कैंसल चेक भी दे सकते हैं। नॉमिनी पहले अगर मृत्यु हो चुका है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं और अगर नॉमिनी है ही नहीं, तो लीगल हायर सर्टिफिकेट या जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ सबमिट करना होता है। क्लेम डिस्चार्ज की रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो ये वो आवश्यक दस्तावेज हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मददगार होते हैं। अब हम समझ लेते हैं स्टेप 4 के अंदर बैंक किस-किस तरीके से जानकारी जो आपने सबमिट की है उसकी जाँच कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका समय पर जो प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वो आपके अकाउंट से रेगुलरली कट रहा था या नहीं कट रहा था। दूसरा ये देखा जाता है कि अगर बीमा कट रहा था, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके नाम से मास्टर पॉलिसी साइन हुई हो, उनका नाम मास्टर पॉलिसी के अंदर सम्मिलित रहा हो।
अगर वो भी है तो उसके बाद देखा जाता है कि क्या उस पॉलिसी के अंदर, मास्टर पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से किसी नॉमिनेशन को भी दर्ज कराया गया है या नहीं। इसके बाद जो बैंक है वो क्लेम फॉर्म को अटेस्ट कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं और जो आगे की कार्रवाई है उसको वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप 5 के अंदर बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका रोल आता है, और जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आपके बैंक ने या फिर पोस्ट ऑफिस ने जुड़कर इस स्कीम में आपको इंश्योर्ड किया है, अब वो कार्यवाही आगे की स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जिस इंश्योर्ड पर्सन के अगेंस्ट उसके नॉमिनी ने क्लेम रजिस्टर किया है हमारे पास, तो क्या उसका प्रीमियम कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आया था या नहीं आया था। अगर आया था तो वो ये देखता है कि क्या वो रेगुलरली कट रहा था, ये ऐसा तो नहीं कि पहले भी इस इंश्योर्ड पर्सन का कोई क्लेम उसके पास आ गया हो, एडजस्ट हो गया हो या नहीं। और वो ये भी चेक करता है कि सेम पर्सन का जिसका क्लेम आया है वो सेम स्कीम में किसी अन्य बैंक या फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पोस्ट ऑफिस, वहाँ से कभी उसने क्लेम तो नहीं लिया है। अगर पहले भी क्लेम भुगतान हो चुका है तो जो दूसरा क्लेम है उसको इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। और अगर पहले क्लेम नहीं हुआ है, उसने सारे चेक पॉइंट्स आपके देख लिए और वो वैलिड निकलते हैं, तो इस दशा में आपका जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब जो प्रोसेसिंग के टाइम होता है उसमें अलग-अलग समय सीमा है, जैसे कि बैंक को 7 दिनों के अंदर क्लेम दस्तावेज़ जो है उनको वेरीफ़ाई करना है, अटेस्ट करना है और इंश्योरेंस कंपनी को भेज देना है। और ये जो 7 दिन है ये आपके जो 30 दिन है पहले डेथ से लेके 30 दिन तक तो आपके पास समय है, उसके अगले 7 दिन का बैंक के पास समय होता है, और उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी को रिसीव हो जाता है, तो वहाँ से अगले 7 दिनों के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लेम को प्रोसेस करना होता है। मंजूर जो क्लेम है यानी कि जो अप्रूव्ड है, क्लेम अप्रूव हो गया है, उसको नॉमिनी के अकाउंट में या फिर उनको चेक के माध्यम से उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी स्थिति होती है कि नॉमिनी तो है नहीं, उसकी पहले से डेथ हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में एक और बीच का तरीका सरकार की तरफ से बनाया गया है कि जो भी बचे हुए सक्सेसन हैं उसके, वो अपना कोर्ट के माध्यम से लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, सक्सेसन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और अपने बैंक में जहाँ पर भी उन्होंने ये स्कीम में बेनिफिट ले रखा था या फिर पोस्ट ऑफिस में अपने बाकी सभी दस्तावेजों के साथ में, जो कि हमने पहले स्टेप नंबर 2 में बताया, उनके साथ इस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं और अपने क्लेम को टाइमली प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बेसिकली उसकी ये ज़िम्मेदारी बनाई गई है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि चाहे जो भी स्टेटस रहा हो इस क्लेम का, चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो आप रिजेक्ट करें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो क्लेमेनेंट है यानी कि आदमी, वो इंसान जिसने अपने किसी परिचित के बिहाफ पे ये क्लेम का आपका रिक्वेस्ट सबमिट किया था, उसको ये जानकारी देनी ज़रूरी होती है। अगर उसने अपने दस्तावेज़ों के साथ में आपकी ईमेल आईडी दी है, अपनी ईमेल आईडी दी है, तो उस ईमेल आईडी के माध्यम से उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मोबाइल नंबर की जानकारी है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से जानकारी दी जाती है, और सेम जो इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जन सुरक्षा पोर्टल पर भी अपडेट करनी होती है, जहाँ से जो क्लेमेनेंट है वो ऑनलाइन जाकर के भी इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता है कि उसका क्या स्टेटस है, और अगर रिजेक्ट हो गई है तो रिजेक्शन का क्या कारण है। हो सकता है कि इस प्रोसेस में कुछ और अन्य दस्तावेजों की ज़रूरत भी रही हो, तो वो भी जानकारी वो ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी का ये दायित्व है कि वो उसको बताए जिस बंदे ने ये क्लेम रजिस्टर किया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक पर जो हमने इन्फॉर्मेशन सबमिट की, जो आपको प्रोवाइड की, ये आपके कुछ काम आएगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, हम आशा करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके से और नई-नई वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।